गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल है, जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में हिस्ट्री या इतिहास का अध्ययन है वो करवा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 1, हमारा अध्याय नंबर 1, जिसका नाम भारत का वैभवपूर्ण अतीत है, वो चल रहा है। इसमें कुछ टॉपिक हट चुके हैं और जो टॉपिक हैं उनमें से एक टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हड़प्पा शहर की खुदाई सबसे पहले हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्योंकि इस सभ्यता की जितने भी स्थल मिले, जितने भी केंद्र हैं, जितने भी नगर मिले हैं, वो सिंधु नदी के मुहाने के दोनों ओर स्थित थे। सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे पर स्थित थे, इसलिए इस सभ्यता का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता है, वो पड़ा है। जबकि जो सिंधु और उसकी जो सहायक नदी थी सरस्वती, जो बाद में विलुप्त हो गई थी, इन दोनों नदियों के किनारे पर इस सभ्यता का, इसकी सहायक नदियों के किनारे पर इस सभ्यता का विकास हुआ था। क्योंकि राजस्थान में ये सरस्वती नदी थी, उसके किनारों पर महत्वपूर्ण केंद्र या स्थल थे, वो विकसित हुए थे। इसलिए इस सभ्यता को हम सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। कल हमने सिंधु सरस्वती सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, विशाल जलाशय या स्टेडियम जो धोलावीरा में है, विशाल स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से मिला है, विशाल अन्नागार जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिला है, इसके अलावा विशाल स्टेडियम जो धोलावीरा गुजरात में है, इसके अलावा विशाल गोदी या बाड़ा जो लोथल में मिला है, जिसकी जो गेट है, उत्तरी दीवार है, वो 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार है, जिससे जहाज प्रवेश करते थे। तो लोथल की जो गोदी है, राव कहते हैं कि जो लोथल की गोदी है वो फिनिशिया और रोम की गोदियों से भी कहीं अधिक विकसित और प्राचीनतम है। और जो लोथल का डॉकयार्ड है वो वर्तमान विशाखापट्टनम के बने डॉकयार्ड से भी बड़ा है। इसके अलावा कल मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता की कला, लिपि और विज्ञान के बारे में भी पढ़ाया था। तो यहाँ की सभ्यता से जो हमें अवशेष मिले हैं, उनमें पत्थर की मूर्तियाँ, मणके, मृद भांड, जिसे हम मिट्टी के भांडे या मिट्टी के बर्तन भी कहते हैं, मोहरे, विभिन्न प्रकार की मोहरे, बाट मोहरे, गोलाकार, वृत्ताकार, आयताकार, चौकोर, समतल, उस पे खुदी हुई विभिन्न आकृतियाँ, कांस्य मूर्तियाँ और पात्र यहाँ की कला के उत्कृष्ट प्रमाण हैं। इससे पता चलता है कि उस समय का धातु विज्ञान था वो बहुत आगे था। यहाँ से सैलखड़ी की योगी की मूर्ति मिली है, तो यहाँ से सैलखड़ी जो पत्थर होता है उससे योगी की मूर्ति भी मिली है। यहाँ से आपको पता है खुदाई से हमें नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। नर्तकी की मूर्ति है वो न केवल कांस्य की है बल्कि मिट्टी की भी है। जो कांस्य की मूर्ति की ऊंचाई है वो 11.5 सेंटीमीटर है। मृण मूर्तियाँ, जिसे हम मिट्टी की मूर्तियाँ भी कहते हैं, विशाल भंडार उस समय का जो कला था, उस समय की जो कलाएं थी, जो विकसित मूर्ति कला थी, उसका प्रमाण था। कुबड़दार बैल की मूर्तियाँ भी यहाँ कला का प्रतीक थी। मूरों पे किए गए चित्रण से हमें यहाँ के निवासियों की चित्रकला के प्रति रुचि की जानकारी भी मिलती है कि यहाँ के लोग मोरों पर विभिन्न आकृतियाँ थे वो उत्कीर्ण करते थे। मोहरें थी वो आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार, समतल, गोल, त्रिभुजाकार, इस प्रकार की मोहरें होती थी। उसमें कुबड़दार बैल, वृषभ, नाव, पेड़ पौधे, वनस्पति, इस प्रकार कुछ मोहरों पे भी हमें
अभिलेख भी मिले हैं। जिस प्रकार ये जो बैल की आकृति वाली जो मोहर है, इसके ऊपर ये जो सिंधु कालीन लिपि लिखी गई है, इस लिपि को अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। इस लिपि को अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली। इसी प्रकार नर्तकी की कांस्य प्रतिमा, मुहर पर स्वास्तिक का निशान, स्वास्तिक बना हुआ है। तो इस सभ्यता से जो हमें मोहरें प्राप्त हुई हैं, उनके अगले हिस्से जिसे हम अग्रभाग कहते हैं, इस पर पशुओं की, विभिन्न प्रकार के पशुओं की, चाहे वृषभ है, चाहे बैल है, चाहे हाथी है, चाहे अन्य प्रकार के जो पशु थे, उनकी आकृतियां हैं वो उत्कीर्ण की गई है। पीछे एक घुंडी बनी हुई है जो संभवतः टांगने के काम आती थी। सिंधु लिपि का विश्वसनीय अध्ययन अभी तक नहीं हो सका। जैसा मैंने आपको बताया कि इस मोहर में हमें सिंधु लिपि के दर्शन होते हैं, लेकिन क्योंकि यह लिपि है वो चित्रात्मक है, उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु लिपि का विश्वसनीय अध्ययन अभी तक नहीं हुआ है। मोहरों पर अभी तक 2500 लेख उपलब्ध हो चुके हैं। सबसे बड़ा जो लेख है वो 17 अक्षर का सबसे लंबा और बड़े चित्रों का अभिलेख धोलावीरा से मिला है। यहाँ की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, ये चित्रात्मक थी। इसमें पशु पक्षियों की आकृति के ऊपर लेख लिखे जाते थे, जिसे पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। ये एक चित्रात्मक थी, पेट्रोलिकल, एक तरीके से चित्रात्मक लिपि थी। चीन की तरह, चीन में जैसे चित्रात्मक या मंडारिन भाषा होती है, चित्रों के माध्यम से संकेतों को बताया जाता है, उस प्रकार इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भी चित्रात्मक थी। चित्रों के द्वारा, इसके द्वारा भावों को व्यक्त किया गया था। अभी तक हमें मोहरों पर 2500 लेख उपलब्ध हो चुके हैं। 17 अक्षरों वाला सबसे बड़ा अभिलेख है वो धोलावीरा से ही मिला है। तो 17 अक्षर वाला जो बड़ा अभिलेख है वो एक मोहर पर खुदा हुआ मिला है। ऐसा अभिलेख हमें धोलावीरा से मिला। लेकिन आपको पता है कि सिंधु लिपि की 3 विशेषता थी। ये चित्रात्मक थी, इसे दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था, और इसे पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में ये मोहर मिली है जो आधी टूटी हुई है। इसमें पशुपतिनाथ शिव को योगी मुद्रा में बिठाया गया है, जिसमें सिर पर 2 सींग है। इसमें योग मुद्रा में उनको बिठाया गया है। इनके चारों ओर जानवर, मवेशी बने हुए हैं, जिनके ऊपर और नीचे मवेशी बने हुए हैं। उनको योग मुद्रा में दिखाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधव लोग वो इन पशुपतिनाथ की पूजा है वो करते थे। जबकि दूसरी मोहर पर एक हाथी उत्कीर्ण है। ऊपर कुछ अक्षर लिखे हुए हैं जो चित्रात्मक है, पेट्रोलिकल है, जिन्हें पढ़ने में हमें सफलता नहीं मिली है। इसी प्रकार एक अन्य मोहर में कुबड़दार बेल का चित्र दिखाया गया है, जिसे ऊपर कुछ अभिलेख या लेख लिखा गया है, कुछ लिपि में लिखा गया है, जिसको बच्चों पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। इस प्रकार की एक अन्य मोहर भी हमें मिली है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें या जो सिंधु लिपि, ये सिंधु लिपि है, ये देखो सिंधु लिपि है, इसके अक्षर ऐसे होते थे। इन अक्षरों का क्या अर्थ निकलता था, अभी तक ये पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। तो सिंधु लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। सिंधु लिपि को पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। जो सबसे बड़ा अभिलेख है उसमें 17 अक्षर हैं। अक्षर कह सकते हो आप, चिन्ह कह सकते हो, चित्र कह सकते हो, संकेत कह सकते हो। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी और चित्रों के माध्यम से भावों को व्यक्त किया गया था। ये एक पूर्ण रूप से चित्रात्मक लिपि थी जिसे पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। तो विज्ञान की दृष्टि से कहें तो सिंधु घाटी सभ्यता में गणित की संख्याओं के लिए प्रतीक चिन्ह थे। गुफा या गुणा या योग जैसे जो अंक गणितीय प्रतिक्रियाओं से यहाँ के निवासी परिचित थे, यहाँ के लोग थे, वो अंक गणितीय या गुणा के प्रतिमानों से परिचित थे। जिस प्रकार जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से हमें जो बाट मिले हैं वो 1:2:4, 4:8, 8:16, 16:32, 32:64, 64:128, 128:256, डैश 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 डैश, इसी अनुपात के हमें बाट मिले हैं।
इससे पता चलता है कि ये लोग गणितीय प्रौद्योगिकी से परिचित है। उत्खनन से हमें ऐसे पदार्थों के अवशेष मिले हैं जिन्हें औषधि के रूप में काम में लिया जाता था। कालीबंगा और लोथल से हमें खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा और लोथल से हमें खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा जो राजस्थान में है से प्राप्त बालक की खोपड़ी पर 6 छेद है। इनमें से कुछ छेद भर गए प्रतीत होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उस बालक के कहीं न कहीं सिर पर चोट आई थी। ये खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के संकेत थे, यानी उस समय जो बच्चों की शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन की विधि वो की जाती थी। तो ऑपरेशन की प्रणाली, शल्य चिकित्सा या चीर फाड़ करना या पोस्टमार्टम करने जैसी जो वैज्ञानिक आधुनिक विधा है वो उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी प्रचलित थी। धातु विज्ञान से तो हम पहले ही पता चल चुका है कि वहाँ के लोग थे वो उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो धातु विज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित थे। जो नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांस्य की मूर्ति मिली है जो 11.5 सेंटीमीटर की है, उससे हमें उस समय की उत्कृष्ट धातु विज्ञान, रसायन विज्ञान की जानकारी मिलती है। तो धातु की ढलाई और उपकरण निर्माण की विकसित विधि से परिचित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति, देमाबाद से रथ की आकृति इसके प्रमाण है। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं वो कुम्हार के चांग पर बनाए जाते थे। मिट्टी के जो बर्तन थे वो कुम्हार के चांग पर बने हुए थे। मिट्टी के जो बर्तन थे वो कुम्हार के चांग होता था उस पर बनाए जाते थे। उन्हें पकाया जाता था, उन्हें सुखाया जाता था और फिर उन्हें आग से पकाकर उस पर विभिन्न प्रकार के रंगों को या उन्हें विभिन्न प्रकार के रंगों से उन पर रंग है वो चित्रित किए जाते थे पकाने के लिए। 2.1 मीटर की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि सैंधव लोग हैं वो बर्तन बनाने, बर्तनों को सुखाना, उनको धूप में सुखाना, उनको पकाना, उन पर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ और कलाकृतियों को सुसज्जित करना, ये सब जानते थे। इसमें गेरू रंग करके तीलिका से काले रंग की डिजाइन, जितने भी हमें मृद भांड मिले उसमें काले रंग का ज़्यादातर प्रयोग हुआ। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो रंगों से परिचित थे, चटकीले रंगों का प्रयोग करते थे। चटकीले रंगों का प्रयोग है वो बर्तनों पर, मृद भांडों पर किया जाता था। मृद भांडों के लिए मिट्टी निकालना, मिट्टी को गूंदना, मिट्टी से बर्तन बनाना, बर्तनों के लिए चाक का प्रयोग करना, फिर बर्तनों को सुखाना, सुखाने के बाद पूर्ण रूप से सूख जाने पर उन्हें आग में पकाना, आग में पकाकर फिर उनके पकने पर उनमें गहरे काले रंग का प्रयोग करना और विभिन्न प्रकार की आकृतियों को उसमें उत्कीर्ण करना, उस काल की जो बर्तन निर्माण कला थी उसके बारे में हमें परिचित कराता है। तो आज हमने बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता की कला, लिपि और विज्ञान के बारे में पढ़ा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ के जो अभिलेख हैं वो इस प्रकार के थे, यहाँ की जो भाषा थी वो चित्रात्मक थी जिसे पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। कुबड़दार बैल के ऊपर ये जो अभिलेख बना हुआ है, अभिलेख के माध्यम से ये चित्रात्मक लिपि है जिसमें कुछ चित्र संकेत है वो लिखे हुए हैं, क्योंकि दुर्भाग्यवश इस लिपि को पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। इसके अतिरिक्त यह स्वास्तिक वाली लिपि भी या जो मोहर है वो भी मिली है जिसमें स्वास्तिक बना हुआ है। इससे पता चलता है कि उस समय मोहरों के ऊपर स्वास्तिक बनाने की प्रथा थी वो प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त मैंने आपको पशुपतिनाथ शिव की एक मोहर मिली है जिसको जो आधी टूटी हुई है, जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार के लेख, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, विभिन्न प्रकार के पशु, सामान्य पशु, इसके अतिरिक्त पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ और योगी की मुद्रा में दिखाया। इस प्रकार हाथी की मुद्रा भी मिली है जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार के लेख हैं, विभिन्न प्रकार के संकेत हैं, चिन्ह है, प्रतीक है, उनको लिखा गया। इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है जो धोलावीरा से प्राप्त हुई है, सबसे बड़ा अभिलेख मिला है जिसमें 17 अक्षर हैं, 17 अक्षर कह सकते हैं, 17 चित्र कह सकते हैं, 17 लिपि कह सकते हैं, 17 संकेत कह सकते हैं, जिसे अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो गणितीय अंक गणित से भी परिचित थे। यहाँ 1:2:4:8:16:16:32 64 128 256 के
जो बाट मिले हैं इससे पता चलता है कि ये गणितीय प्रणाली से, अंक गणित से, संख्याओं के योग, त्रिकोणमिति से परिचित थे। इसके अलावा वहाँ यहाँ के लोग हैं वो चांक से बर्तनों को बनाना, मिट्टी को गूंदना, मिट्टी को विभिन्न प्रकार के जिप्सम और गारे का प्रयोग करके बर्तन बनाना, बर्तनों को सुखाना, धूप में सुखाना, उनको पकाना, उन्हीं प्रकार उस पर विभिन्न प्रकार के गेरुए काले रंग से चित्रित करना जानते थे। पकाने के लिए 2.1 मीटर की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। पकाने के बाद उन पर गेरू रंग करके तालिका से या तुलिका से काले रंग की डिजाइन है वो बनाई जाती थी। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता की कला, लिपि, विज्ञान के बारे में पढ़ा है। उस समय का कला कौशल क्या था, शिल्प कला कैसी थी। नर्तकी की मूर्ति से हमें शिल्प कला की जानकारी मिलती है। नर्तकी की मूर्ति है वो न केवल कांसे की बनी हुई थी बल्कि मर्ण मूर्तियाँ थी वो भी ज़्यादा बेहतर बनाई जाती थी। कांसे को ढालकर, पिघलाकर उसको विभिन्न आकृति से या विभिन्न आकृति में डाला जाता था। नर्तकी की मूर्ति एक तरीके से उस समय के धातु विज्ञान की पराकाष्ठ था। धातु विज्ञान रसायन विज्ञान की श्रेष्ठता को प्रमाणित करती है, धातु विज्ञान के कौशल को प्रमाणित करती है कि उस समय का धातु विज्ञान वो कितना समृद्ध था, कितना विकसित था, कितना आगे था। तो धातु की ढलाई उपकरण निर्माण करने को विकसित विधि से सिंधु लोग थे वो परिचित थे। इसके अलावा हमें मरण मूर्तियों में एक योगी की मूर्ति मिली है, कुबड़दार बैल की मूर्ति मिली है, जिसके अतिरिक्त यहाँ से शैलखड़ी में योगी, ये शैलखड़ी की योगी की मूर्ति है। योगी की मूर्ति को योगी मुद्राओं में दिखाया गया है, योग की मुद्राओं में दिखाया गया है। मृत भांड, मिट्टी के भांड या मिट्टी के बर्तन वो किस प्रकार सुसज्जित थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मिट्टी के बर्तन है वो कुम्हार के चाक पर बनाए जाते थे। पकाने के लिए 2.1 मीटर जो भट्टियाँ थी उनके अवशेष मिले। पकाने के बाद उन पर तिलिका से काले रंग को उत्कीर्ण किया जाता था, काले रंग से विभिन्न आकृतियों को बनाया जाता था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने देखा है कि सिंधु लोगों की मूर्तिकला, कला, लिपि और विज्ञान, इसको आपको मैंने पूरा अंडरलाइन कर दिया। इसको लिखना है, ये आपका होमवर्क है, इसको लिख कर याद करना है। धन्यवाद।